नमस्कार, चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि आज कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन देखिए चर्चा के कुछ विषय तो बदलते रहते हैं। जो आप चर्चाएं करते हैं, जो हम चर्चाएं सुनते हैं, या फिर हम देखते हैं कि मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में जिनकी चर्चा होती है, या फिर दिन प्रतिदिन जो बातें होती हैं, कुछ बातें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं, कुछ चर्चाएं जो होती हैं, वो क्रमशः आगे बढ़ती जाती हैं। मतलब उसमें जो नए डेवलपमेंट्स होते हैं, उसमें फिर जो नए आयाम उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, उन पर भी बातें होती हैं। मतलब एक विषय को लेकर शुरू हुई चर्चा लगातार आगे बढ़ती रहती है क्रमशः, और उसमें जैसा मैंने कहा कि कुछ नए आयाम जुड़ते चले जाते हैं। तब समझ में आता है कि समग्र रूप से उस विषय का महत्व क्या है, या फिर वो विषय कहाँ तक जाने वाला है, और उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है आप पर, मुझ पर, समाज पर, या कहिए जनता पर और सरकार पर। तो ये कुछ विषय होते हैं जिसकी कि हम बार बार चर्चा भी करते हैं। बार बार कहने का मतलब यह है कि क्रमशः भी उन विषयों को हम लेते हैं। जो विषय तो एक लगते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें आगे और क्या कुछ जुड़ा है, क्या कुछ घटा है, या फिर वो आने वाले दिनों में और कितना प्रभावी, असरकारक हो सकता है। तो चलिए आज चर्चा के कुछ विषय मैंने लिए हैं। पहला विषय तो यही है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी बहुत बातें हो रही हैं। मैं देख रहा था कि इस पर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही थी, बहस भी हो रही थी। इस पूरे मामले में जो आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव हैं, जो सद्गुरु के नाम से काफ़ी विख्यात हैं, उनकी बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं, उन पर श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। उनका फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन। इस यहाँ पर ईशा फाउंडेशन पर, मतलब सद्गुरु से जुड़ा जो ये आश्रम है, जो फाउंडेशन है, उस पर दो युवतियों को उनकी इच्छा के बिना, मतलब इच्छा के बिना का मतलब जबरदस्ती सन्यासी बनाए जाने का आरोप लगा था। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु को बड़ी राहत दी है, और इस पर एक तरीके से आगे अभी फिलहाल किसी कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बात यह है कि जो दो युवतियां हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर है, मतलब मास्टर्स है इंजीनियरिंग में। उनके जो पिता हैं वो खुद एक काफ़ी शिक्षित हैं, शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं। वो कृषि विश्वविद्यालय बताया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में वो प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने ही ये आरोप लगाया था, ये याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में कि उनकी दो बच्चियों को, बेटियों को ज़बरदस्ती सन्यासी बनाया जा रहा है, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, और उनके रिश्तेदारों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा विषय था, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, जब हम ऐसे आश्रम की बात करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, लाखों लोग जुड़े होते हैं, और उस पर उनकी बड़ी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, तब जब ऐसे आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से ये चर्चा का बड़ा विषय बनता ही है, जो कि बन चुका है और हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये जब पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में पूरी मामले को सुनने योग्य समझा, और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब ये कहा गया था, जो याचिकाकर्ता हैं, पिता हैं, कि उनकी बेटियों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, रिश्तेदारों से उनका संवाद नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हेवियस कार्पस होता है, जिसका कि प्रावधान है संविधान में, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो लगाने का अनुरोध किया था, और इसे हाईकोर्ट ने पारित किया था। निर्देश देने का उन्होंने ये अनुरोध किया था कि उन दो बेटियों को, उनकी बेटियों को अदालत के सामने, जो रिट होती है हेवियस कार्पस, उसके जरिए अदालत में पेश किया जाए और पुलिस उन्हें लेकर आए। अब इस पूरे मामले में जब सुनाई हो रही थी, तब ये पूरा मामला जिस तरीके से एक माहौल बना, और उसके बाद जब हाईकोर्ट का आदेश आता है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस भी पहुंची, बताया जा रहा है वहाँ पर बड़ी टीम थी, जंबो टीम थी अधिकारियों की, वो वहाँ पहुंची और उन्होंने आश्रम में अपनी जांच भी की। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई, जो आपराधिक मामलों का विवरण देने का निर्देश भी किया गया था, ईशा फाउंडेशन केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जो दर्ज सभी आपराधिक प्रकरण है उनका डिटेल देने के लिए, उनका विवरण देने के लिए कहा है। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है,
और कोर्ट ने कहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे हैं और यह बहुत जरूरी है और गंभीर मामला है। सद्गुरु जो पूजनीय हैं, उनके लाखों अनुयायी हैं, ये बातें कही थी। और मौखिक जो दावों पर या मौखिक शिकायतों पर ऐसी कार्रवाई करना ठीक नहीं है कुल मिलाकर। लेकिन इसका बड़ा विषय ये भी था कि ये दोनों जब बच्चियां सुप्रीम कोर्ट में भी जिनकी बात हो रही है वो प्रस्तुत हुई और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जैसा कि हम रिपोर्ट्स में देख रहे थे, खुद उनसे बातचीत की, उनसे पूछा, तो उन बच्चियों ने, उन लड़कियों ने इससे मना कर दिया कि उन्हें ज़बरदस्ती आश्रम में रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे स्वेच्छा से आश्रम में हैं, अपनी इच्छा से आश्रम में हैं और उन पर कोई दबाव की ऐसी स्थिति नहीं है। वो स्वतंत्र हैं, जब चाहें तब वो बाहर जा सकती हैं, आ सकती हैं। कुल मिलाकर जो आरोप लगाए गए थे उसे निराधार बताया और पूरी तरह से उसे नकार दिया। उसके बाद ही कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई मामला दिखाई नहीं देता है और इसके साथ ही साथ इस पूरे विषय को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अपने पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र करने का आदेश भी दिया है। तो अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट से निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा आगे क्या करना है। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर उन्होंने जो भी विवरण मांगा है, जो भी और भी डिटेल्स इसके मांगे हैं केस से जुड़े हुए, जो कि आरोप लगाए गए थे, तो उस पर सुनवाई होगी। और 18 अक्टूबर को जब बेंच बैठेगी तब ये सुनवाई, अगली सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ जो वकील हैं, काफ़ी सीनियर वकील हैं, जाने माने वकील हैं, मुकुल रोहतगी शामिल थे। उन्होंने भी इस पर रोक लगाने का आदेश, रोक लगाने का अनुरोध किया था सुप्रीम कोर्ट से, जिसे कि मान लिया गया। और ठीक है, अब आगे जो भी स्थिति बनेगी, अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, अब यह विषय देखना होगा 18 अक्टूबर के बाद क्या स्थिति बनती है। फिलहाल कार्रवाई पर रोक है। दूसरा विषय हम लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, चर्चा भी कर रहा था कि कुछ विषय होते हैं, वो स्थिर एक विषय होते हैं, लेकिन उन पर लगातार कुछ न कुछ नया अपडेट होता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ नई बातें आती हैं। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इनफैक्ट युद्ध हो रहा है, तो उसके बाद अब इसका बहुआयामी असर, प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसका बहुआयामी प्रभाव क्या होगा, इसे लेकर दुनिया चिंतित है। क्योंकि जो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी के देशों में भी क्या इसका प्रभाव फैलेगा, क्या इसका विस्तार जो है, युद्ध के प्रभावों का जो विस्तार है, ये खाड़ी देशों तक होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों के लिए, या फिर समझिए दुनिया के लिए, एक बड़ी चुनौती बनकर निकलेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे विषय हैं जो कि वहाँ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल का मामला हो, कच्चे तेल का मामला हो, या फिर विदेशी मुद्रा की आवक हो, चाहे अन्य देशों से, भारत सहित अन्य देशों से वहाँ पर रोजगार में लगे हुए लोग हों। बहुत से ऐसे विषय हैं, बहुत से ऐसे आयाम हैं, आयात निर्यात है, उस पर भी असर पड़ेगा। बहुत से वस्तुएं हम वहाँ से लेते हैं, बहुत सी वस्तुएं यहाँ हम देते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। हालांकि भारत ने दोनों पक्षों से कूटनीतिक माध्यम से, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान करने की अपील की है। लेकिन अब इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर क्या क्या पड़ सकता है। जो जहाज वहाँ से निकलते हैं, उन रास्तों से निकलते हैं व्यापार के लिए, जो भारत लाल सागर पर निर्भर है, जो व्यापार वहाँ से होता है, लाल सागर से होते हुए व्यापार होता है। अगर आवाजाही यहाँ पर प्रभावित होती है तो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से होने वाला जो व्यापार है, इन देशों से जो होने वाला व्यापार है भारत का, वो लाल सागर पर बहुत कुछ निर्भर रहता है, उन पर डिपेंड करता है। तो इस पर असर पड़ेगा। अब असर कैसे पड़ेगा कि जहाज को अपना रास्ता बड़ा करना होगा, उसे एक चक्र बनाकर उस रास्ते को पार करना होगा और कुल मिलाकर दूरी बढ़ेगी। अब निश्चित रूप से अगर दूरी बढ़ती है तो खर्च बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है तो समझिए इसका सीधा असर निर्यात आयात पर पड़ेगा। क्योंकि जो 2 महीने जो स्वेज नहर से होने वाला व्यापार है, उसमें 50% तक गिरावट
आई है। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि ये अगर होता है तो पहला प्रभाव क्या पड़ता है वो ये पड़ेगा, मैंने जैसा कहा कि आपसी व्यापार जो है, आयात निर्यात है, वो प्रभावित हो सकता है। दूसरा विषय जो है वो यह भी है कि मैंने जैसा कहा कि बहुत से लोग वहाँ काम करते हैं। मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था तो कुछ ये सब ये पता चलता है कि विदेशी मुद्रा का भंडार उन लोगों से भी भरता है जब देश के लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं और अपने देश में पैसे भेजते हैं। जो खाड़ी देश है वहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं। खाड़ी देश मतलब आप समझिए इन देशों में रहने वाले जो लोग हैं, ये 2023 के कुछ आंकड़े हैं। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, ये जो और देश हैं, यहाँ पर जो काम करते हैं भारतीय लोग, विदेशी मुद्रा का वहाँ से 120 अरब अमेरिकी डॉलर भारत आया था। मतलब विदेशी मुद्रा भारत आई थी। ये इन कामगार, जो वो काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर, जो पसीना बहा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके द्वारा भेजे गए पैसे थे। तो अगर ये स्थिति बनती है तब इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए इस युद्ध का विस्तार होता है तो इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, और ये जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उस पर असर पड़ सकता है। तो ये दूसरी समस्या है। शेयर बाजार की स्थिति तो आप ये देख रही हैं, लगातार शेयर बाजार किस तरीके से हिचकोले खा रहा है, जो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। 40,000 का आंकड़ा छू लिया था, जो रिकॉर्ड बनाया था बीएसई ने। बीएसई जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसने ये आंकड़ा बनाया था। समृद्धि की ओर दर्शाता है, ये बताता है, जो बढ़ा हुआ आंकड़ा होता है, इंडेक्स होता है, वो ये बताता है कि व्यापार फल फूल रहा है, कंपनियां फल फूल रही हैं, शेयर कहा जा सकता है कि उड़ रहे हैं हवा में। कुल मिलाकर एक सकारात्मक स्थिति बनी हुई है व्यापार की देश में, अर्थव्यवस्था की देश में। तो ये इससे भी जोड़कर देखा जाता है। जब हिचकोले खाता है, जब गिरने लगता है, जब शेयर का ग्राफ नीचे की ओर आता है, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। और एशिया में अगर तनाव बढ़ता है, युद्ध फैलता है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि अभी जो इसका असर पड़ा है, जो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था बीएसई इंडेक्स, वो अब 3000 अंक नीचे आ चुका है। अब समझिए क्या, किस तरीके से बहुत से शेयर जो क्रैश हुए, बहुत सी जो वो अपने कहा जा सकता है कि ऑल टाइम बेस्ट पोजीशन पर थे, कुछ बेटर पोजीशन पे थे, लेकिन उनकी स्थिति भी खराब हुई। और वो अब जो 3000 अंकों का जो गिरावट आया है, वो ये दिखाता है कि ये जो युद्ध चल रहा है या फिर युद्ध जो आगे बढ़ रहा है, उसका असर पड़ रहा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर जो हमला हुआ, तो उसके कुछ देर बाद ही, दोपहर के बाद ही हम देख रहे थे कि ये स्थिति लगातार बन रही थी। तो अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में क्या ये संकट और गहराता है या फिर इसका कोई समाधान निकलता है। मैं पहले भी इसकी चर्चा कर रहा था, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो मिसाइलों की बौछार चल रही है, जो जन हानि हो रही है, संरचनाओं की हानि हो रही है। अब ये हमास और जब युद्ध शुरू हुआ इजराइल के बीच, इसका विस्तार होता चला गया। अब ये निकल कर पहुँच चुका है ईरान तक। अब ईरान और अगर दो ऐसे देशों के बीच युद्ध होता है, ऐसी स्थिति बनती है, तो मैंने कल भी कहा था कि कुछ समर्थक देश होते हैं, कुछ सहयोगी देश होते हैं, उनकी भी स्थिति क्या होगी, ये भी आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। तो अब देखना है कि ये स्थितियां कहां पर जाकर ठहरती हैं और कितना कुछ नुकसान करती हैं, या फिर समय रहते इन्हें संभाल लिया जाता है। तो ये एक विषय था। एक और विषय आ रहा था जिसमें कि जेल में जाति आधारित जो व्यवस्था है, या फिर जेल में जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए हैं और फटकार भी लगाई है। ये पूरा एक तरीके का मामला है, जैसा कि जेल में कैदियों के साथ जाति के आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता है, या फिर जो ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि कोर्ट के सामने रखी गई, तो इस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने कहा था कि जेल में जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये भी कहा था कि यह व्यवस्था सुनिश्चित हो, यह सब कुछ जो कोर्ट कह रहा है वो सुनिश्चित किया जाए कि इसका पालन हो। इसकी जिम्मेदारी राज्यों की होगी, और राज्यों को 3 माह में जैन मैनुअल में बदलाव करना होगा, ये आदेश दिया है।
और मौजूदा समय में संविधान के अनुच्छेद का भी हवाला दिया है। मौजूदा समय में जो अभी वर्तमान में अभी की स्थिति में जो संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 23 और जो अन्य भी हैं उनका उल्लंघन है, मतलब एक प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उनका भी उल्लंघन है। इसमें सीजीए ने कहा था कि क्योंकि ये जो विषय लाया गया था, क्योंकि इसमें जब ये विषय लाया गया था तो इन वकीलों की भी इस मामले में सराहना की गई कि प्रावधानों को जो चुनौती दी गई थी, शारीरिक श्रम के विभाजन, बैरक के विभाजन, कैदियों की पहचान के संबंध में जाति आधारित भेदभाव था, ये कहा गया था। तो ये जब विषय आया तो ऐसा लग रहा था, कोर्ट ने कहा कि हम जैसे एक औपनिवेशिक युग में जी रहे हैं, उस युग में जी रहे हैं कि जैसे गुलामों की तरह बर्ताव किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा आचरण किया जा रहा है। अब जाति आधारित आप समझ ही रहे होंगे कि जो जिस जात का है उससे संबंधित उसे काम दिया जाता था, जबकि लोकतंत्र में यह बिल्कुल मान्य नहीं है। यहाँ पर एक तो समता का भाव सबसे प्रमुख है कि सभी को समान अवसर, समान प्रकार की स्वतंत्रताएं सभी के लिए हैं। योग्यता आधारित भी बातें हैं, लेकिन जाति के आधार पर आप किसी की पहचान नहीं कर सकते। पहचान कहने का मतलब उसे अगर काम आप देते हैं उस आधार पर, तो ये ठीक नहीं होगा। संवैधानिक समाज कानूनों को नागरिक के बीच समानता और गरिमा बनाए रखने की बात है। जो समता और गरिमा की बात संविधान में की गई है, प्रस्तावना में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में विशेष उल्लेख किया गया है, व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान की बात की गई है। वो वैसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं कि जिससे व्यक्ति की गरिमा बढ़े, उसे सम्मान मिले। ये प्रस्तावना में भी इस विषय का उल्लेख है। तो इस पूरे मामले में जो बातें की जा रही हैं जाति, इस पे मैंने जो अदालत ने जो मूल बातें कही हैं कि जो भेदभाव और इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो रातों रात न जीती जा सकती थी, न जीती जाएंगी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा विषय है। अनुच्छेद 14 के तहत गैर भेदभाव से निपटने की बात की गई थी। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि ये जो निर्णय आया है कोर्ट का, उसमें यही कहा गया है कि एक जाति विशेष से एक प्रकार का आप काम नहीं करा सकते। मेरी बात का आप समझ रहे होंगे कि ऐसी व्यवस्था जेलों में थी जो कोर्ट के सम्मुख आई कि एक विशेष जो जाति के लोग हैं, अलग अलग जो जाति आधारित जो भी काम की बात की जाती है, जैसा मैंने कहा स्वतंत्र देश में इस संवैधानिक मान्यता के युग में संविधान कहा जाए कि संविधान के इस शासन में इस प्रकार की व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। समता और गरिमा सभी के लिए आवश्यक है। समान अवसर, समान गरिमा का अवसर सभी के लिए आवश्यक है। किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाना अस्वीकार्य है। कुल मिलाकर बातें यही हैं। तो आज की चर्चा में हम कुछ यही विषय लेकर आए थे। अगली चर्चा में फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे और उन विषयों की चर्चा करेंगे जो कि चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कुछ जो विषय हैं उसको हम क्रमशः भी रखेंगे, क्योंकि इस पर अभी भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।